गुरु और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और आज हम जान पाएंगे कि क्या कुछ रहा, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस ली और क्या कुछ। आप सभी की जोरदार ताली के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हम सबके मेंटोर, हम सबके गुरु मिस्टर महावीर कैंत्रा जी को। आप सबकी जोरदार ताली के बीच में मैं चाहता हूं कि हम सब उन्हें इनवाइट करें जोरदार ताली के बीच में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू रुपेश जी। सर आज आपका समय आपने हमें दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके बिजी शेड्यूल में से हमें आपका समय मिल पाया। बिल्कुल सर, एंड ये जो स्क्रीन है, यस थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर हम जरूर जानना चाहेंगे ओवरऑल तो आपके जर्नी के बारे में, और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रो जरूर हम सबके साथ शेयर करें। बिल्कुल रुपेश जी, और मैं 2004 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ, और मैं ऋषिकेश जो एक बहुत सुंदर जगह है उसके पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और 2004 में एमएससी करने के बाद, जब मैं एमएससी करने के बाद बहुत बड़े बड़े सपने थे, और अनफॉर्चुनेटली आखिरी जो एग्ज़ाम था मेरा, आखिरी जो पेपर था मेरा, उससे देने के बाद जैसे ही मैं घर आया तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी काफ़ी समय से हॉस्पिटलाइज थे और उनकी डेथ हो गई। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ भी कमा नहीं पा रहा था। एंड एक चीज़ जो मेरे मन में हमेशा थी कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, तो मैं कुछ कुछ भी जल्दी जल्दी पाना चाहता था। और ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी ज़िंदगी में आई। और पिछले अगर मैं बात करूं, लास्ट 18 ईयर से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जी रहा हूं, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं, और इस इंडस्ट्री ने मेरी जो ज़िंदगी है कम्प्लीटली बदल दी है। आज मैं एक सपनों का जीवन जी रहा हूं, और एक बहुत ही बेहतरीन किताब का ऑथर भी हूँ। मैं एक जैसे आप जानते ही, मैं ऑलरेडी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ और टॉप लेवल पे हूँ, और एक बहुत सारे ड्रीमर के साथ, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जो सपने देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो अपने सपनों में विश्वास करते हैं और जो लगातार हर मुश्किल के बाद उठ के खड़े होने का मादा रखते हैं, उनके साथ हम एक यात्रा में हैं। और जैसे मेरे जीवन का मिशन स्टेटमेंट है कि 1 मिलियन स्माइल्स को क्रिएट करना है, 10 लाख लोगों को कम से कम एक 10 लाख लोगों के जीवन में कम से कम एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आना है 15 अगस्त 2035 तक। तो उस मिशन को लेके मैं काम कर रहा हूँ रुपेश जी। बिल्कुल डेफिनेटली सर, और इस चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि ये लाइन बिल्कुल सही आप पर बैठती है, और क्योंकि आज बहुत सारे हमारे एसोसिएट हमारे साथ हैं और पूरा भारतवर्ष हमें देख रहा है और देख पाएगा आगे अगले कुछ समय में। एक लाइन जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आप पर बैठती है। और खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जैसा कि मैं आपको तो बहुत नजदीक से जानता हूं, और एक गांव से बिलोंग करते हुए आपने स्टार्ट किया था, और आज शायद ही ऐसा कोई डायरेक्ट सेलर होगा जो आपको नहीं जानता है। ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है, और सभी एसोसिएट को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में महावीर जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी सक्सेस के पीछे। एक एक सवाल सर हमारे पास आया है कि तकरीबन 18 साल आपको इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। 18 साल पहले अगर हम देखें तो उस समय क्या मुश्किलें थी, क्या चैलेंजेस थे, और क्या अपॉर्चुनिटी आपको लगी उस समय? और जैसे कई मीटिंग्स में हमने सुना है, आपने कहा कि आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपने आप को बिल्कुल फिट नहीं मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी सक्सेस आप ले पाए। तो इसको कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल रुपेश जी, मैं कल सोच रहा था, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे मुझे डायरेक्ट सेलिंग को, मतलब अर्श से फर्श, फर्श से अर्श तक जिसे कहते हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तब आया था जब मेरे पास कई दिन ऐसे होते थे मेरे पास, आप भी मेरे साथ उन वो जो समय है उसके आप गवाह हैं। तो ऐसा समय होता था जब वो 5 रुपए का जो सिक्का होता था वही जेब में होता था, और हम कोशिश करते थे कि शाम तक वो खर्च ना हो। और मुझे ये भी याद है, मैं कल शेयर कर रहा था गौरव जी से कि
कैसे हम लोग लिफ्ट मांगते थे, और जैसे मेरे घर से जो हमारा ऑफिस था वो करीब 6 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग कैसे लिफ्ट मांगते थे, और लिफ्ट जो व्यक्ति हमें लिफ्ट देता था तो स्कूटी के पीछे बैठे हुए, और उसके पास उसके सिर में हेलमेट होता था, फिर भी उससे बात करते रहना। और उन 6 किलोमीटर के दौरान मैं गौरव जी को बता रहा था कैसे कई बार क्या होता था कि जिसकी मोटरसाइकिल में बैठ के हम लिफ्ट मांगते थे उसी को मीटिंग में बिठा देते थे। और एक वाकया मैं उनसे शेयर कर रहा था कि एक बार मैं ऐसे ही मैं लिफ्ट मांग रहा था, और जो उस व्यक्ति था वो एक फार्मा कंपनी में था, टॉप लेवल पे, मतलब अच्छे लेवल पे था। और मैंने उससे बात की, है ना। और जब उसने मुझे ड्रॉप किया तो मैंने उसे कहा कि कह रहा यार तुम समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे थे बाइक में, लेकिन कुछ तुम बहुत जोश से बोल रहे थे, एक्साइटमेंट से बोल रहे थे। मैंने कहा अभी हमारी एक मीटिंग चल रही है और आप फटाफट अगर आप आते हो 20-30 मिनट में तो कुछ बड़ा हो सकता है, और आप मुझे हमेशा धन्यवाद करोगे। तो मुझे मुझे याद है वो मीटिंग में गए थे मैं, और हमें बेसिक्स पूरे पूरे क्लियर थे। मैंने सबसे आगे उनको बिठाया था, और एक हॉल था जिसमें 12-15 लोग थे, 15-16 लोगों का हॉल था। तो सबसे आगे उनको बिठाया था, और उस मीटिंग में ही मैंने उनको साइन अप कराया था। तो इनिशियल लेवल पे अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं पढ़ने वाला लड़का था, मैक्सिमम टाइम मेरा क्रिकेट में जाता था या पढ़ाई में जाता था। और मुझे मतलब पढ़ाई का बहुत शौक था, लिखने का मुझे बहुत शौक था, और पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था। लेकिन वन ऑन वन किसी से बात करनी हो तो मुझे नहीं लगता कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी फेस टू फेस किसी के साथ, मतलब कम से कम 5-6 लोगों के सामने खड़े होकर कभी कहा हो। वन ऑन वन भी मैं कहता था तो मेरी आंखें झुकी होती थी। और मेरे स्कूल में, कॉलेज में जो भी मेरे साथ हमारी जो फीमेल्स होती थी मेरी क्लास में, जो मेरी क्लासमेट होती थी, मतलब उनको तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने उनसे नज़रें मिला के बात की हो। मेरे बहुत लिमिटेड दोस्त होते थे, उनसे मैं बात करता था, बाकी से मैं बहुत दूर रहता था। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें चाहिए होती है एक बड़ी सक्सेस लेने के लिए। तो मुझे लगता था कि जैसे मैं पहले कभी शेव नहीं करता था, मेरा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा नहीं था। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए मुझे लगता है कि, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कहा जाता है कि 50-60% जो है वो बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप आई कांटेक्ट से बात कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो मैं उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक था। और मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा मैं पैदल चला। जैसे एक पर्टिकुलर जगह पे, पहले मेरा जो घर है ऑलरेडी 1.5-2 किलोमीटर दूर है रोड से, तो वहाँ पैदल आना। उसके बाद फिर वहाँ से, क्योंकि पैसे बहुत कम होते थे, तो मैं ट्रक से हम लोग ट्रैवल करते थे, कि बस का किराया बहुत ज़्यादा होता था, तो ट्रक से ट्रैवल करते थे। और फिर ट्रक भी बेसिकली क्या होता था कि हाईवे भी रोकता था, और मेरी जो टीम होती थी वो काफ़ी अंदर होती थी। तो पैदल चलना, बहुत पैदल चले। और तो वो जो टाइम था वो टफ टाइम था, और टफ टाइम इसलिए भी था क्योंकि जो मेरे अपलाइन थे वो कुछ टाइम बाद जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, वो कुछ टाइम बाद मुझे छोड़ गए थे इस बिज़नेस पे, कि उन्होंने कहा हमसे नहीं हो पा रहा। और क्योंकि वो जो कंपनी थी उसमें मल्टीपल लेग्स बनानी होती थी, तो 6 लेग बनानी होती थी पहले। तो उन्होंने देखा कि 6 टीम बनानी है, तो वो क्विट कर दिया उन्होंने। तो मैंने फिर काम किया काफ़ी टाइम तक। तो वो जब वो छोड़ के चले गए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब मेंटोर नहीं होता, जब कोई अप्लाइन नहीं होती, तो हम बहुत गलतियां करते हैं। और जो कंपनी मैंने ज्वाइन की थी वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, और मुझे याद है 2004 में हमारे पास 250-300 रुपए के एंटी पर्सिपेंट होते थे। तो उस समय तो जब, जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, उस समय तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कपड़े धोने के साबुन से नहाते थे। तो ऐसे में एंटी पर्सिपेंट की बात करना, तो मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए थे। सफाई करने वाला लिक्विड हो गया, कपड़े धोने वाला लिक्विड हो गया, तो वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट था। तो मेरे लिए बहुत टफ था। लेकिन एक चीज़ क्या थी मेरे साथ कि करना है, अगर मैंने डिसीजन ले लिया तो मुझे करके दिखाना है। और एक सेमिनार में गए, उस सेमिनार में एक व्यक्ति को देखा जिसको एक गाड़ी गिफ्ट हुई थी। तो अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, करना है, करके दिखाना है। और जब लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, लोग हमारे घर आते थे, मेरी माँ को बोलते थे कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया, एमएससी करने के बाद, है ना, ये कहाँ ये साबुन तेल बेच रहा है। तो जितना लोग मुझे बोलते थे कि तुम नहीं कर पाओगे, उतना एक जिद आती थी कि करना है, करना है। और टफ टाइम था बिल्कुल। बट एक एक मैगजीन आती थी हमारे पास, आज की तरह यूट्यूब चैनल नहीं थे, आज की तरह जूम मीटिंग नहीं होती थी। तो एक मैगजीन आती थी, उस मैगजीन में अचीवर्स ने लिखा होता। तो किसी अचीवर ने लिखा था कि होम मीटिंग करो, किसी अचीवर ने लिखा था कि किताबें पढ़ो। तो किताबें पढ़नी शुरू की, होम मीटिंग करनी शुरू की। एक लीडर थे, वो कहते थे कि आप ट्रेनिंग मिस मत करो,
आप ट्रेनिंग मिस मत करो। तो मुझे याद है मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। एक तुलिका जी होती थी हमारी कंपनी में ट्रेनर, तो उनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैंने आना शुरू किया। एक विनोद जी होते थे, उनकी ट्रेनिंग में मैंने आना शुरू किया। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और प्रोडक्ट ट्रेनिंग से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं उस ज़माने में भी ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम कर पाया। तो ट्रेनिंग बहुत टफ टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन लगातार करते रहे करते रहे करते रहे। और एक टाइम पर जब आप करते हो तो आपकी जो बहुत ऊपर जो अपलाइन होती है वो भी कहीं ना कहीं खोजती है कि कौन है ये आदमी जो 12-15 ज्वाइनिंग करा रहा है 20 ज्वाइनिंग करा रहा है, 30 ज्वाइनिंग करा रहा है। और मैंने फिर ऊपर अमिताभ वालिया जी थे उस समय, वो बहुत टॉप लेवल पे थे और मैं बिल्कुल नया व्यक्ति था। तो वो उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे और मैं बिल्कुल नया व्यक्ति था। तो मैंने उन्होंने मुझसे बात करी, भाई तुम क्या करते हो, कैसे हो? तो मैंने कहा सर आप आइए, मैं काम करना चाहता हूँ। तो ऐसे करके मैं उन तक पहुँचा। तो जो भी लोग इनिशियली, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो भी व्यक्ति कामयाब है उस तक पहुँचिए, वो आपकी मदद करेगा आगे बढ़ने में। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी और कई दिन भूखा मैं रहा दिन में, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। तो कई दिन क्योंकि अगर वो जो पैसे होते थे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, अगर वो उसका लंच कर देते थे फिर शाम की गारंटी नहीं होती थी कि घर कैसे जाएंगे। तो वो बहुत टफ टाइम था। घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि तुम एमएससी कराइए, अब इस पागलपन में तो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो बट बहुत कुछ मैंने सीखा उस समय से, रुपेश जी। निश्चित रूप से सर। और अगर हम आज भी देखें तो अगर जैसे कई सारे एसोसिएट के साथ मैं भी अपनी अपनी टीम में देखता हूँ कि कोई अपलाइन है जिसने स्पॉन्सर किया और वो छोड़ के चला जाए, तो कहीं ना कहीं मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। और 18 साल पहले की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो उस समय का जो माहौल था होगा, उस समय की जो चीजें थी होगी, डेफिनेटली आपने जिस तरीके से चीजों को किया, आज रिजल्ट हम सब के सामने ही है। आ, एक जो आपका एक मिशन है सर, आपका माई 1 मिलियन स्माइल, यानी कि कि माई 1 मिलियन स्माइल का थॉट प्रोसेस कैसे आपके माइंड में आया और कैसे, जहाँ पे अगर हम देखें तो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर सबसे पहले कहते हैं हम कि खुद को हम बहुत अच्छे से स्टेबल कर लें और चीजें फिर देखेंगे, लेकिन एक माई 1 मिलियन स्माइल का जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे मतलब उस वो कैसे स्टार्ट हुआ, वो कैसे माइंड में वो चीजें। जैसे मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी एक किसान थे और वो मतलब मजदूरी किया करते थे और गांव में तो रोज़ काम भी नहीं मिलता था। और मेरी मदर को भी हेल्थ चैलेंजेस थे, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी बहुत टाइम पे। तो मैंने बहुत नज़दीकी से गरीबी को देखा है और मुझे लगता था कि मतलब मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूँ मैं कि मैं लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और जब मैं इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, कई बार लोग मिलने के लिए बुलाते थे और फिर मैं सोचता था कि ये अपॉइंटमेंट है हरिद्वार में और इसके लिए वो 20-30 रुपए जेब में कहाँ से आएंगे है ना। किसी को मैं फ़ोन करता था कि तुम्हें प्रोडक्ट दिए थे, चलो तुम पैसे दे दो, तुम्हें सोप दिया था उसके उसके पैसे दे दो। तो वो एक दौर था जब लोगों से मिलने जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अपॉइंटमेंट कोई कहता था मुझे ज्वाइन करना है तो पर पैसे नहीं होते थे। तो जब ज़िंदगी में रिसोर्सेज नहीं होते, जब ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं और कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, ये मैंने महसूस किया था। और एक सेशन था मेरी ज़िंदगी का, जिस सेशन में मैं बैठा और उस सेशन में एक स्पीकर आए हुए थे जिन्होंने मिशन स्टेटमेंट के बारे में बताया कि ज़िंदगी का मकसद क्यों होना चाहिए, क्यों लाइफ का मकसद होना चाहिए, ज़िंदगी का मिशन स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है। तो वहीं बैठे बैठे देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों ने लिखा कि उन्हें मर्सिडीज चाहिए, कुछ लोगों ने लिखा कि उन्हें एक घर चाहिए, सबके अपने अपने सपने थे। बट मैंने उस दिन लिखा कि मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करूँ। और उसको फिर मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़े होने चाहिए, ज़िंदगी ऐसी लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको खुशी मिले कि कुछ किया ज़िंदगी में। तो मुझे लगा कम से कम 10 लाख लोगों की ज़िंदगी में तो बदलाव करना ही चाहिए, इतनी तो मेरी लाइफ की वर्थ होनी चाहिए। तो वहाँ से 1 मिलियन स्माइल्स का जो मिशन है वो क्रिएट हुआ और उस पे मैंने बहुत काम कर रहा हूँ। आज आज भी हम लोग उसी मिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बट मुझे हाँ, मुझे लगता है और मैंने बहुत मेहनत भी की इस मिशन को लेके। और मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि आप लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो जिनकी आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, जो वो लोग हैं, उनके अंदर भी वो भूख होनी बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर भी वो हंगर होनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में हम कंट्रीब्यूट कर पाए, बहुत सारे लोगों को हमने बहुत सारे मौके दिए कि वो आगे बढ़ें, वो ग्रो करें। यस। तो एक तो होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ, मतलब किसी के लिए कुछ कर पाएँ कि हमने से कुछ सपोर्ट कर दिया, वो हम करते रहते हैं, किसी न किसी तरीके से हम लोग करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को एम्पावर करना, लोगों को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है इस मिशन के लिए। डेफिनेटली सर। और ये बहुत ही मुझे लगता है कि शानदार मिशन है, और जैसे हम देख पा रहे हैं कि लोग बहुत तेजी के साथ इस मिशन में कामयाब भी हो रहे हैं। और
डेफिनेटली फ्यूचर में हम सबकी विशेष और हम सबका आपका सहयोग रहा तो डेफिनेटली ये चीजें बहुत तेजी के साथ पूरी होंगी। अ, जैसे मैं देख पाता हूँ कि मेरे ख्याल से हर डायरेक्ट सेलर के लाइफ में एक समय आता है कि जब वो बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रयास करता है अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता कहते हैं कि असफलताओं की गोद में ही मिलती है और कई सारे जो डायरेक्ट सेलर हैं, वो क्विट भी कर जाते हैं। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा समय आया, ऐसा कोई क्षण आया और ऐसा जब आपको लगा कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मुझे क्विट करना चाहिए? ऐसा कोई टाइम रहा हो, आपकी लाइफ में आया हो कभी? बिल्कुल 2004 में जब मैंने एमएससी करके मैं इस बिज़नेस में आया, तो मन में था क्योंकि लोग छोड़ के जा रहे थे, अपलाइन छोड़ के जा रहे थे। मैंने एक व्यक्ति को मेंटर बनाया और वो बहुत कामयाब थे, फिर वो भी छोड़ के चले गए। तो जब लोग छोड़ के जाते हैं तो डेफ़िनेटली हम सबके मन में सवाल आता है कि मैं कहीं गलत इंडस्ट्री में तो नहीं हूँ। एमएससी की थी और कॉन्ट्रैक्ट में लेक्चरशिप करने का मौका मिल रहा था पीएचडी के दौरान, है ना? और मैं कहाँ आ गया? तो कई बार ऐसा लगता भी है और मुझे याद है अर्ली डेज़ जब मेरे करियर के शुरुआती दिन थे, तो जब कोई ट्रेनर आता था और वो ट्रेनिंग करता था तो जब मैं अपनी टीम को जब मेरी सारी टीम चली जाती थी तो कई बार मैं उनको पूछता था अकेले में कि भाई मैं मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है। और बट मैंने देखा कि क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ता था, किताबें बहुत पढ़ता था तो किताबों से क्या होता है कि आपको आपके जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाते हैं। तो फंडामेंटल्स क्लियर होते चले गए एक टाइम के बाद और बहुत मेहनत की, लगातार मेहनत की। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2007 में एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं एक सेमिनार से वापस आ रहा था और मेरा एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। और मेरे साथ मेरी डाउनलाइन थी सोनम जी, जो आज मेरी वाइफ हैं। हम दोनों आ रहे थे तो हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था और उस समय मैं 1.5-2 महीने बेड पे रहा था। और वो जो टाइम था उस टाइम को मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि अ, बहुत, क्योंकि जब आप काम करते रहते हैं तो आपको मालूम नहीं चलता। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो मैंने इस इंडस्ट्री को क्विट किया और डेफिनेटली मैंने इस इंडस्ट्री को क्विट किया था। और 2007 8 8 और 9, अगर मैं देखूँ तो डेढ़ डेढ़ 2 साल था जब मैं इस इंडस्ट्री से बाहर रहा, 2 साल मैं कहूँगा। और उन 2 सालों में क्योंकि मैं बहुत स्किल्ड था, मैंने बहुत अच्छी अर्निंग करी। मैंने इंश्योरेंस में काम किया, मैंने अपनी फर्म बनाई, मैंने बहुत कुछ कोचिंग सेंटर शुरू किया, मैंने कुछ और बिजनेस भी किए। तो मैंने देखा कि उन 2 सालों में मैंने बहुत अच्छी आमदनी भी की। और जैसे आपने कहा मिशन, अगर मेरा मिशन स्टेटमेंट ना होता तो शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दोबारा नहीं आ पाता। और क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा था, मैं एक छोटे से शहर से हूँ और छोटे से शहर में क्या होता है कि अगर आपकी इनकम, सालाना इनकम 8-10 लाख रुपए की भी है तो आप बहुत खुश रहते हैं। तो सब कुछ तो बढ़िया चल ही रहा था, लेकिन मुझे वो जो 1 मिलियन स्माइल्स जो थी वो दिख नहीं रही थी। तो मैं फिर वापस आया, तो यस मैंने क्विट किया था। और जब मैं वापस आया तो मैं बहुत सोच समझ के वापस आया कि सही लोगों के साथ काम करना है, सही फंडामेंटल से काम करना है और डुप्लीकेशन पे काम करना है, सिस्टम बिल्ड करना है, डुप्लीकेशन पे काम करना है। कुछ लोग होंगे जो चीज़ों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, उनसे दूर रहना है। और तो मैं दोबारा वापस आया एंड तो डेफिनेटली मैंने क्विट किया था। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा रुपेश जी कि 2009 के बाद जब मैं दोबारा वापस आया था 2009 में, तो कभी भी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्षण रहा हो मेरी ज़िंदगी का जब मुझे लगा हो कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्विट करनी है। मुझे कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी छोड़, देखो ज़िंदगी में क्या होता है कि कई बार जब आप छोड़ते नहीं हैं, जब तक आप छोड़ते नहीं है तो आपको लगता है छोड़ दूँ, लेकिन जब आप छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद जब आप बड़ी सफलता लेते हैं ना, छोड़ने के बाद मैंने इतनी बड़ी सफलता ली थी। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बहुत बहुत इनकम नहीं कर रहा था, आप मेरे साथ थे उस समय, बहुत बहुत इनकम नहीं कर रहा था। 1.5 लाख 2 लाख रुपए साल के, मतलब 2-2.5 लाख रुपए साल के कमा रहे थे। वहाँ से 8-10 लाख रुपए साल के कमाने शुरू किए, लेकिन फिर मैं वापस आया। तो जब आप छोड़ते हैं किसी इस इंडस्ट्री को और फिर वापस आते हैं, तो आपको मालूम, जब आप बाहर दुनिया में जाते हैं और आपको लगता है कि जो चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग में वो तो बाहर है ही नहीं। वो ये रिकग्निशन, लोगों की ज़िंदगी को जब लोग आपकी वजह से कमाते हैं, जब वो खुशी होती है आपके चेहरे पे, वो तो बाहर कहीं है ही नहीं। तो उसके बाद जब मैं दोबारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, तो उसके बाद फिर तो मैंने कभी नहीं सोचा, 2009 के बाद एक सेकंड ऐसा नहीं रहा जब मुझे लगा हो कि मुझे क्विट करना चाहिए। वाह! ये बहुत अच्छा रहा सर और अ, एक जैसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर हैं और आज हमें बहुत सारे लोग सुन भी रहे हैं। और बहुत एक लंबे समय तक बहुत कम लोग हैं जो एक लीडरशिप के साथ चलते हैं। या चाहे आप उसे एक एटमॉस्फियर कह लीजिए, चाहे आप ट्रस्ट कह लीजिए और मैं देख पाता हूँ कि आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो एक लंबे समय से
आपके साथ है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आपके साथ हूँ और मुझे भी लगभग 17 साल का सफ़र आपके साथ हुआ है। और ऐसा आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी यूएसपी है या ऐसी कौन-सी चीज़ है जो इस तरह का कल्चर आप डेवलप कर पाए और लोग आपके साथ कंटिन्यू हैं? और जैसे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हर लीडर को लोग याद करते हैं। किसी को अच्छे के लिए, किसी को खराब के लिए और मैं बड़ा प्राउडली ये कह सकता हूँ कि आपके अ पीठ पीछे आपके बाद मैंने जितने भी लीडर्स चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहे हों या ना रहे हों, बहुत अच्छे से आपको आपको वो आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपके बारे में जब भी बात करते हैं बड़ी बड़ी अच्छी करते हैं। तो एज़ ए फ्रेंड एज़ ए मेंटर मुझे मतलब दिल से बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी ऐसी कौन-सी चीज़ रही, ऐसा कैसे वो कल्चर डेवलप कर पाया? कई बार क्या होता है कि जब हम एक मिशन को लेके साथ चलते हैं, जब हम एक 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 आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं, एक तो होता है कि जब हम एक तो होता है कि जब हम पैसे कमाने के लिए साथ काम करते हैं कि मैं रुपेश जी के साथ इसलिए काम कर रहा हूँ कि मुझे पैसा कमाना है। यस, कि मुझे पैसा कमाना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं रुपेश जी के साथ इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि हमारी एक विचारधारा है ना? हमारा एक कॉमन मिशन है। हमारा कॉमन मिशन क्या है कि हमें लोगों की ज़िंदगी बदलनी, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी लाइफ बदलनी, उनकी ज़िंदगी बदलनी है, उनको आगे लेके जाना है, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना है। तो डेफ़िनेटली मैं ये नहीं कहता कि अभी जो हमने किया पिछले 18 सालों में, वो बहुत बड़ा था। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। इनफैक्ट पिछले 4 सालों में हमने बहुत कुछ किया, बट पहले 14 साल हमारे बहुत मुश्किल थे। बट उसके उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हम सब साथ रहे। उसका उसके पीछे क्या था कि हम सबका एक कॉमन मिशन था। हम सबका एक कॉमन मिशन था और रुपेश जी आपको पता है कि वो भी दौर था हमारी ज़िंदगी का जब मेरी इनकम 10,000 रुपये भी नहीं होती थी। और उस समय भी हम और जैसे आपका भी एक टाइम था जब आपकी इनकम मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये भी नहीं होती थी, और हम अपने डाउनलाइन के लिए हम केक सेरेमनी कर रहे होते थे, इवेंट बुक कर रहे होते थे, और जितनी हमारी महीने की इनकम होती थी, है ना, कई बार तो क्या होता उतना उतना खर्चा हमारे एक इवेंट में हो जाता था। और हमने कल्चर बिल्ड किया जिसमें आप भी थे और हमारी और भी टीम थी, कि हम कभी भी अपनी डाउनलाइन से पैसा नहीं मांगते थे, है ना? आप अपनी डाउनलाइन से कभी पैसा नहीं मांगते थे, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे, कुछ भी कर रहे। तो जिससे जैसे शिवजी भगवान जी का था कि वो जो नीलकंठ था तो जो जहर था वो गले में रखना है। तो हमने ऐसा बहुत लंबा टाइम किया और हमने बेस्ट अपना सर्वश्रेष्ठ किया। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम मेहनत करते हैं और सक्सेस मिले, है ना? हमेशा तो ये नहीं होता। हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत सपने देखे, हमने बहुत सारे गोल सेट किए, कई बार वो गोल्स पूरे भी नहीं हुए, है ना? कई बार वो गोल्स पूरे हुए और कई बार गोल्स पूरे भी नहीं हुए। कई बार हम क्लोजिंग में रात को बहुत रोते भी थे, बहुत कुछ छूटता था। कई बार हमारी टीम के कुछ लीडर्स होते थे, उनके सपने टूटते थे। वो जब हमें फ़ोन करते थे कि सर कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो हम रात-रात तक हम सो भी नहीं पाते थे। यस, बट मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो ट्रस्ट था, अ, मुझे ये लगता है कि यस, मुझे बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं पिछले 18 सालों में, बहुत सारे लोग हमारे साथ आज हैं, जैसे आप हो, और भी हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, उदिना जी हैं, या जो भी लीडर्स हमारे साथ एक बहुत लंबे समय से, संगीता भंडारी जी हैं, गोपाल जी हैं, पराग जी हैं, या गौरव जी हैं, या जो भी हमारी लीडरशिप है, बहुत लंबे समय से हमारे साथ है बहुत सारे लोग। तो डेफ़िनेटली उनकी ये शिकायत हो सकती है कि शायद वो वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए था। लेकिन उनकी कभी ये शिकायत नहीं हो सकती कि आपने अपने आप मतलब मेरी इंटेग्रिटी पे, हमारी जो इंटेग्रिटी है, हमारी जो सोच है, उस पे उनका उनका कभी क्वेश्चन नहीं रहा, और इसीलिए हम लगातार साथ चलते रहे, और बहुत सारे लोग और भी हैं जो पिछले 3-4 सालों में हमारे साथ आए और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो विश्वास, एक कल्चर हम क्रिएट कर पाए, एक कल्चर हम क्रिएट कर पाए, और हमारा मिशन था टू क्रिएट 1 मिलियन स्माइल्स। तो क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक व्यक्ति को अगर लगातार 1, 2, 3, 4 लाख रुपए भी आ जाए ज़िंदगी में, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यस, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, या अगर मैं आपकी बात भी करूँ, या जो हमारी लीडरशिप है, हमारे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे खर्चे नहीं है जिसमें हमें लाखों रुपए चाहिए। तो कॉमन मिशन जब हो जाता है तो लोग जुड़ते चले जाते हैं, और हम वो कर पाए। रेगुलर टाइम पे हम मीटिंग्स करते रहे, इवेंट करते रहे, हमारा जो शंखनाद सेशन था वो चलता रहा, बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमने की, बहुत सारी काउंसलिंग हमने की, और शायद इसीलिए हम लोग सब साथ रह पाए। बिल्कुल महावीर जी और मुझे जैसे एक बात अभी मुझे अचानक से ध्यान भी आई कि वो समय देखिए जैसे कहते हैं कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और स्टार्टिंग दौर में डायरेक्ट सेलिंग के टाइम पे मैंने और आपने आपको शायद ध्यान होगा साइकिल में जा के भी हमने वन टू वन प्लान करे थे। उसके बाद एक ड्रीम रखा कि चलो बाइक लेंगे। बाइक के ऊपर बहुत सारा समय काम किया और शायद आपको वो दिन याद होगा कि हम लोग जब देहरादून एक एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, नेचर विला के पास में थोड़ा-सा पहले हमारी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था।
तो हमने किसी से लिफ्ट माँगी थी और वो उन्होंने क्या किया था कि जो उनके पास रस्सी सी थी वो गाड़ी हमारी बाइक में और अपनी बाइक में बाँधी और शायद आपको ध्यान है वो समय। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम थोड़ा-सा आगे जाके मैं सबको बताना चाहूँगा, बड़ा ज़ोर से हमारा एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे। और देखिए डेडिकेशन क्या था उस समय कि हम लोग पेट्रोल पंप पे गए, उसके बाद पेट्रोल डलाया और डायरेक्टली वो मेरे तो माथे पे लगी थी, मूवलेल निकाला और लगाया, रुमाल बाँधा और हम लोग मीटिंग में चले गए। मैं कई बार ये सोचता हूँ ये पागलपन था या क्या था या डेडिकेशन था? मतलब इतना समझ मतलब नहीं हमें ध्यान है कि हमें पहले डॉक्टर पे जाना चाहिए। हम मीटिंग में गए, मीटिंग सुनी, मीटिंग देखी और अमिताभ सर भी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि आपको पहले डॉक्टर में जाना चाहिए था। तो वो जो क्षण था और ये कुछ यादें हैं जो लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा चीज़ें उस समय रही। बिल्कुल खून तुम्हारे आपके तो पूरे रुमाल में खून था और मेरी शर्ट पे भी था और हम लोग बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा ऐसा कई बार हुआ मतलब ऐसा तो खैर मुझे लगता है कि जब हमारे शुरुआती दिन थे तो ऐसा तो बहुत बार हुआ कि 10 में से 8 बार कि हमारा पेट्रोल खत्म हुआ हो और मेरी तो मोटरसाइकिल हमेशा रिजर्व पे ही चलती थी रिजर्व पे ही चलती थी और मेरी मोटरसाइकिल की किस्तें इतनी बार बाउंस होती थी हर महीने मेरी किस्तें मोटरसाइकिल की बाउंस होती थी और, और मतलब एक टाइम तो ऐसा आया कि जितनी मेरी मोटरसाइकिल की कीमत थी उससे ज़्यादा बाउंसिंग मेरे ऊपर थी उस मोटरसाइकिल की और अभी मैं देख रहा हूँ जब मैंने ये वाली कार ली अपनी विटारा ब्रेजा कार जब मैंने ली और ये जब मैंने गाड़ी ली तो इस पे 9 लाख का लोन था 3 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट दी थी बट 3 महीने में ही मैंने पूरी की पूरी पेमेंट जमा कर दी थी तो मैनेजर मुझे कह रहा था बैंक मैनेजर कि जब तुम्हारा इतने ही पैसे थे तो तुमने गाड़ी किस्तों में क्यों ली बट मैं फिर बोला टाइम मुझे याद आ रहा था कि जब मेरे पास 2-2.5 हज़ार रुपये भी नहीं होते थे 2-2.5 हज़ार रुपये भी नहीं होते थे किस्त देने के गाड़ी की और वो 2-2.5 हज़ार रुपये की बाउंसिंग बाउंसिंग बार बार आती थी हुँ। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल और अच्छा समय सबका आता है और हमारे जो फ्रेंड्स हैं, ज़रूर उनकी लाइफ़ में भी अगर ऐसा दौर चल रहा है, ये आपकी भी अपनी एक स्टोरी होती है, जब आप अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं, जब अपने अपने उन समय को याद करते हैं, तो चीज़ें एक समय बाद ज़रूर बदलती है। अभी अगर हम थोड़ा-सा पीछे जाएँ महावीर जी और जैसे आप जानते हैं कि पूरी दुनिया कुछ समय पहले कोविड के टाइम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, चारों तरफ समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या करें? और अचानक से जब आपको पता लगता है कि भई अब कल से मीटिंगें बंद, लॉकडाउन स्टार्ट और मुझे अच्छे से याद है कि 20 तारीख के आस-पास मैं एक इवेंट करके आ रहा था घनसाली से और 2 दिन बाद ही जो है कि लॉकडाउन हो गया और उस समय उस समय को मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को कनेक्ट किया ऑनलाइन का यूज़ किया। तो ऐसी चीज़ें कैसे एकदम से आपने क्विक एक्शन कैसे लिए सर? क्या रहा उस समय? हम लोग बदायूं बदायूं से आ रहे थे और मुझे याद है कि हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे हम बहुत एक्साइटेड होके गए थे कि कुछ नहीं होगा ये सब बोलने की बातें हैं हम मीटिंग करने गए बदायूं और बदायूं से जब हम मीटिंग करके आ रहे थे रात को मैं और गोपाल जी हम बस में आ रहे थे तो रात को जब मैं सोया होता तो मुझे एकदम से सपना आया जैसे कि मतलब कोविड है और मुझे भी कोविड हो गया सबको कोविड हो गया तो मुझे एकदम से मैं नींद से उठा तो मैंने देखा मैं बस में हूँ तो मैंने फिर फटाफट सैनिटाइजर उठाया अपना सैनिटाइजर अपने हाथ में लगाया और फिर वो न्यूज़ वगैरह में आ रहा था कि ये है वह है बहुत सीरियस इशू है तो मैं घर आया तो घर आने के बाद मालूम चला कि मोदी जी ने कहा कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलना संडे से बाहर नहीं निकलना तो एक दो तो हमें लगा कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा बट फिर वो क्या था कि पूरा लॉकडाउन हो गया तो देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में वो ये है कि जैसे मैं एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा इस इंटरव्यू के द्वारा ज़रूर बताना चाहूँगा सभी को कि देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपने ऊपर खर्च करना बहुत ज़रूरी है और मुझे याद है मैं हर साल अपने ऊपर ऑलमोस्ट 1 से लेकर 2 लाख रुपए मैं खर्च करता था अपने ऊपर चाहे मुझे ट्रेनिंग्स करनी पड़े किताबें पढ़नी पड़े ऑनलाइन कोर्सेज करने पड़े तो मैं बहुत सारे कोर्सेज करता रहता हूँ और मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है एक एक सही थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है 2009 में जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मेरे पास एक थॉट प्रोसेस थी और अगर आपके पास एक सही थॉट प्रोसेस नहीं है अगर आपके पास एक सही थॉट प्रोसेस नहीं है तो आप एक बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते माइंडसेट बहुत ज़रूरी है तो सबसे अच्छी बात क्या थी कि मैं एक ऐसे सिस्टम में था मैंने अपने आप को एक ऐसे सिस्टम में डाला हुआ था जहाँ पे हम सक्सेस की बात करते हैं जहाँ पे फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर थे सक्सेस के कि बड़ी सक्सेस के लिए क्या फंडामेंटल होने चाहिए तो जब लॉकडाउन आया तो मैं पूरी तरह से तैयार था और क्योंकि मुझे पता था कि अपॉर्चुनिटी मुश्किल है लेकिन मुश्किल में अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है और 2000
क्योंकि मैं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को देखता था जो फॉरेन में काम कर रहे थे, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो मैं देखता था वो मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक चीज़ थी कि यस, हम कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमने नवंबर के बाद जूम मीटिंग स्टार्ट कर ली थी पहले से ही, कोविड से पहले से ही हमने जूम मीटिंग स्टार्ट कर ली थी। तो जैसे ही हमें लगा कि अब लॉकडाउन हो गया है, तो फिर मुझे लगा कि क्या क्या मीडियम है जिससे हम बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि एक था यूट्यूब प्रीमियर हमने शुरू किया सुबह सुबह, एक फेसबुक था तो फेसबुक लाइव शुरू किया हमने शाम को, और जूम की तरफ भी हम बढ़े। रुपेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोविड इतना खतरनाक नहीं था। अगर मैं अपनी बात करूं, कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक था लोगों का जो रवैया था, है ना। जो जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, जो मेरी टीम थी, तो लोगों का जो रवैया था, मतलब कोविड से मुझे ज़्यादा, अगर मैं कभी आपसे डिस्कस करूं, तो इतना 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 फाइट मुझे कोविड के अगेंस्ट नहीं लड़ना पड़ा जितना मुझे लोगों की सोच से लड़ना पड़ा। क्योंकि लोगों को क्या लगा कि वो बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे और अचानक से उन्हें एक ब्रेक मिला। तो लोगों को लगा कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं, चलो कुछ लोगों ने कहा चलो हम आराम करते हैं, है ना, बहुत हो गया काम काम। अब तो अब तो क्या है कि चलो, अब तो पिछले अगले 15 दिन 20 दिन, एक महीने 2 महीने 3 महीने छुट्टी मिली है, तो अब इसको एंजॉय करते हैं। कुछ लोग तो इस तरह के थे, कुछ लोग इस तरह के थे कि उन्हें लगा कि नहीं, अब कुछ और ट्राई करते हैं, अब ब्रेक मिला है तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी, कुछ और ट्राई करते हैं, 2 3 4 महीने 6 महीने कुछ और ट्राई करते हैं। कुछ लोगों का था कि वो, कुछ लोग छुट्टी के मूड में चले गए, कुछ लोग थोड़ा डरे हुए थे, कुछ लोग ने कहा हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ नई चीज़ें ट्राई करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कुछ के लिए होल्ड में डालते हैं। तो वो बहुत पेनफुल था, क्योंकि क्योंकि मुझे तो हर हाल में जीतना था, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे हर हाल में करना है। लेकिन जो लोगों का जो ये रवैया था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और पर हम बट मैंने देखा कि सबसे बात करनी शुरू की, ज़्यादा बात करनी शुरू की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 100 में से जो मेरी टीम की संख्या थी, 100 में से 10 11 लोग ऐसे थे जो तैयार थे बदलाव के लिए, जो यूट्यूब प्रीमियर में आने के लिए तैयार थे, जो फेसबुक लाइव में आने के लिए तैयार थे। और शायद मैं भी हार जाता, बट उस दौरान क्या है कि मैंने वो महीने 1 घंटे सुबह मॉर्निंग में योगा और फिजिकल एक्सरसाइज करनी शुरू की। और मैं ये जरूर बताऊंगा आपको कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप योगा करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपको बहुत स्ट्रांग, ये आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो मॉर्निंग में हम क्योंकि 1 घंटे वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक क्षमता, एक शक्ति अंदर आ रही थी। और फिर लोगों से बात करनी शुरू की, तो 10 12 लोग आए, मुझे लगता है 10 12 भी नहीं रहे होंगे, अगर मैं बात करूँ 6 5 6 लोग, 100 में से 5 6 लोग साथ आए। फिर धीरे धीरे वो 8 9 हुए, फिर 12 हुए, फिर 15 हुए, फिर 18 हुए, फिर 20 हुए, फिर 25 हुए। और पराग बाली जी के साथ मैं शेयर कर रहा था, तो पराग बाली जी भी उस दौरान, कि पराग बाली जी भी कुछ अपना कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर रहे थे। और पराग बाली जी ने मुझे एक चीज़ बताई उस समय, उन्होंने कहा कि सर देखो, इस समय काम हो सकता है अगर सैनिटाइजर आ जाए, तो अगर हमारी कंपनी सैनिटाइजर लॉन्च कर दे तो काम हो सकता है। तो मैंने कहा, तो फिर कंपनी पे हमने दबाव बनाया, कंपनी से बात की कि कुछ भी हो जाए, ये प्रोडक्ट चाहिए, हैंड वॉश चाहिए। कंपनी से सुबह फ़ोन करता था मैं, फिर 1 घंटे बाद फिर 1 घंटे बाद फिर 1 घंटे बाद फिर। तो वो कहता था भाई 1 घंटे में वो चीज़ें थोड़ी बदलती हैं, है ना। बट मैंने कहा नहीं, चाहिए चाहिए, क्योंकि करना था करना था। तो मैंने कहा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत मुश्किल था, और कुरियर भी बंद थे, जैसे अभी तो कुरियर खुला हुआ है, तो उस समय कुरियर भी बंद थे, सब कुछ बंद था। तो सैनिटाइजर वो आया, तो फिर हमने क्या किया कि फरवरी से बड़ी सेल सैनिटाइजर थी, तो फिर आइडिया आया, है ना, कुछ लोगों को पकड़ा। जो कुछ लोग थे वो गांव-गांव में, उनका था कि जैसे कोई पॉलिटिशियन थे, कुछ प्रधान, ग्राम प्रधान थे, तो उनको पकड़ा। और फिर हमने क्या किया, फरवरी ज़्यादा सेल की मार्च की, तो फरवरी ज़्यादा की सेल मार्च की कर दी। तो जब वो सेल्स हुई, तो फिर कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि यार ये सेल्स उन्होंने ये तो कर दी। मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि हमने कर दिखाया। तो फिर हमने फरवरी से बाद मार्च में की, मार्च के बाद फिर अप्रैल में हमने अच्छा बिजनेस किया, अप्रैल के बाद फिर मई में किया। तो ये ऐसे ऐसे हमने ग्रो किया। और कोविड के बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ऑनलाइन ऑनलाइन चीज़ें होनी शुरू हुई, तो ये तो एक रिवॉल्यूशन था ही। जहाँ हम 10 साल 15 साल बाद पहुँचते, वहाँ हम कोविड के दौरान पहुँच गए। तो एक माइंडसेट था। और जूम मीटिंग करनी शुरू की। पहले जूम मीटिंग करने में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, उसको सीखा, बहुत सारे वीडियो देखे जूम के ऊपर, और काफ़ी कुछ काम किया। तो जूम के ऊपर काम किया। फेसबुक पेज मेरा तैयार था ऑलरेडी, उसमें ऑलरेडी 20 20 हज़ार ज़्यादा लोग फेसबुक में थे, तो उससे भी एक मोमेंटम मिला। यूट्यूब में ऑलरेडी 10 12 हज़ार लोग थे, उससे भी मोमेंटम मिला। तो ऑलरेडी हम तैयार थे, कहीं ना कहीं हम तैयार थे उन चीज़ों के लिए। और फिर हम एक सिस्टम बिल्ड कर पाए, जैसे यस वी विल के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम में भी है। तो इस तरीके से फिर हम उसको बिल्ड कर पाए, और धीरे 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 और लोग साथ आए, और फिर ये कारवा बनता चला गया।
बिल्कुल महावीर जी, और जैसे मुझे आज भी याद है कि एक मीटिंग सुबह 11:30 बजे होती थी, एक 5:30 बजे होती थी, एक 8:52 पे होती होती थी, जैसे अभी भी वो कंटिन्यू है। और एक जैसे 2 चीज़ें थी उस समय, मुझे जो लगता है कि एक तो फिक्स माइंडसेट हो गया था कुछ लोगों का। वो ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से नहीं सोच पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लॉकडाउन है, चलो डायरेक्ट सेलिंग में छुट्टियाँ तो होती नहीं है, जिस दिन औरों की छुट्टियाँ होती है, हमें बहुत काम करना पड़ता है। हुँ। लोगों ने सोचा कि थोड़ा छुट्टियाँ लें। और एक चैलेंज और आया कि लोग ज़ूम बहुत कम यूज़ करते थे उस समय। बिल्कुल, बिल्कुल। पर्टिकुलर लोगों को ज़ूम में बुलाने से पहले उन्हें ज़ूम को लॉगिन करना, कैसे ज़ूम में एंटर होना है, कई सारे चैलेंजेस रहे। और अ, आज भी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी अभी जैसे कुछ टाइम पहले लॉकडाउन खुला भी है, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग आज मैं देखता हूँ कि जैसे हमारी जो टीम है माई 1 मिलियन स्माइल की, बहुत सारी ज़ूम मीटिंग्स होती है। और इस 8-52 की मीटिंग रेगुलर और नई-नई चीज़ों टॉपिक पे होती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे अगर हम अभी देखें सर, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की मीटिंग का शेड्यूल, जिस तरह की चीज़ें रेगुलर, और यहाँ तक कई सारी मैं देखता हूँ कि सुबह 7 बजे से भी मीटिंगें स्टार्ट होती हैं। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल जो टीम है बहुत सारे लोग ऐसे तैयार हो गए जो जो फाइटर हैं, जो रियल फाइटर हैं और मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ मैं सुबह 7 बजे मीटिंग हो रही है और रोज़ हो रही है, मतलब एक दिन नहीं हो रही, रोज़ मीटिंग हो रही है। और अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो 15 से 20 मीटिंग रोज़ होती है, 15 से 20 मीटिंग रोज़ होती है हमारी। और मतलब महीने में अगर हम बात करें तो वही 500-600 मीटिंग्स हो रही है महीने में। तो ये सिस्टम हम लोग बिल्ड कर पाए। और देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लीडर मुझे लगता है कि हमें मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अब नया क्या हो सकता है, बेटर क्या हो सकता है, बेस्ट कैसे किया जा सकता है। जैसे कल मैं मीटिंग से पहले शेव कर रहा था तो मेरे मन में कुछ आइडियाज़ आ रहे थे, तो मैं कल कल जब मैं कल की हमारी एक मीटिंग थी तो मैं उसके लिए तैयार हो रहा था, तो मैंने देखा कि मैं मेरा जो रोल है वो रोल मेरा कुछ और रोल है और मैं अभी कुछ और कर रहा हूँ। तो फिर मैंने कुछ नई चीज़ें सोची कि मुझे अब ये करनी है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। और मैंने कुछ डिसीजन लिए हैं जिसका आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। तो बहुत बड़ी बड़ी लीडरशिप वीएलसी वेल साइंस में ऑलरेडी मतलब आने वाली है, ऐसा कुछ मैंने प्लान किया। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं बट वो इनएक्टिव हैं, तो वो भी बहुत जल्दी एक्टिवेट होंगे। तो कुछ ना कुछ नया क्या कर सकते हैं, बेटर क्या कर सकते हैं, बेस्ट क्या कर सकते हैं। और मैं जितना भी सीखता हूँ बहुत सारी केस स्टडी में देखता रहता हूँ। तो मैंने देखा कामयाब व्यक्ति वही है जो ये देखता है कि इस समय ज़रूरत क्या है। जो एक बर्निंग प्रॉब्लम पे जो व्यक्ति काम करता है कि इस समय बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, जो उस पे काम करता है वही व्यक्ति कामयाब होता है। तो मैंने देखा कि जैसे हमारे जो लोग थे, हमारे कुछ लोग थे जो प्रोडक्ट की रिटेलिंग नहीं कर पा रहे थे। यस। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मंडे को हम लोग एक प्रोडक्ट स्पेशल करते हैं। तो ट्यूसडे को जैसे हम लोग आज सक्सेस ऑन एयर ये सेशन कर रहे हैं, तो मुझे लगा जैसे लोगों को क्या है कि उन्हें लगता है कि वो आज यहाँ पे हैं, उन्हें यहाँ जाना है, लेकिन बीच का जो रास्ता है वो नहीं उनको पता। तो मुझे लगा कि अगर जो सक्सेसफुल लोग हैं इस इंडस्ट्री के और डायरेक्ट सेलिंग के उनको उनके 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 अगर हम उनसे अगर जैसे आप मुझसे भी बात कर रहे हैं, तो अगर हम उनके बारे में जो सच्ची उनकी लाइफ 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 जर्नी है वो लोग सुन पाए, वो समझ पाए, तो डेफिनेटली वो समझ पाएंगे, वो रिलेट कर पाएंगे। तो हमने ये स्टार्ट किया मंडे को। वेडनेसडे एंड संडे को हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है। फ्राइडे को हम कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं। और मैंने एक चीज़ देखी कि जो बहुत ज़्यादा मिसिंग लिंक है, मिसिंग लिंक क्या होता है कि रुपेश जी ने मुझे ज्वाइन कराया, मैं मीटिंग में आता हूँ, मैं सुनता हूँ इस व्यक्ति ने इतना पैसा कमाया, इस व्यक्ति ने इतना पैसा कमाया, ये हुआ, और मैं मेहनत करता हूँ, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। लेकिन अगेन मेरा जो हमेशा टॉप में एक सवाल जो हमेशा पूछता हूँ कि अगर आप मोटिवेटेड भी हैं और आपके सामने एक व्यक्ति की आपको हार्ट सर्जरी करनी है तो क्या आप कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि स्किल्स, बेसिक स्किल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक स्किल्स तो मैं हर वो काम कर रहा हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में मैंने यस वी विल में बहुत सारे वीडियोस डाले कि किसी फेसबुक पेज को डेवलप किया। अभी मैं अपनी एक वेबसाइट महावीरकैंथरा.com को वेबसाइट को भी यूज़ कर रहा हूँ, एज अ टूल मैं बना रहा हूँ उसको। और मैंने किताब भी लिखी। तो मेरा फोकस यही है कि वो चीज़ क्या है, वो बर्निंग प्रॉब्लम क्या है मेरी टीम की, उसको दूर करने के लिए 8-52 का सेशन हमने बनाया है। और मेरी जो टीम है वो एक कदम आगे है। मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे आपको भी मैं देखता हूँ, पराग वाली जी को मैं देखता हूँ, गोपाल जी को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ हैं, गौरव जी को देखता हूँ मैं, जो अपनी टीम के लिए नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं और अभी भी मीटिंग्स कर रहे हैं। यस। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ हैं एंड बहुत सारे लीडर्स और भी हैं जो लगातार कर रहे हैं। यस सर। हाँ सर, लॉकडाउन के टाइम को मैं एक बार और याद ज़रूर करना चाहूँगा कि जहाँ पर एक अच्छी-अच्छी जॉब भी लोगों की जा रही थी, डायरेक्ट सेलिंग में कई सारी कंपनियाँ भी
क्लोज होने की कगार पे आई। और उस समय ऐसा क्या रहा? क्या यही सिस्टम था या क्या चीज़ें थी कि जैसे ड्रीम हाउस की बात करते हैं लोग, हर कोई अपने अ, कंपनी को लेके या अपनी एफर्ट को लेके सोच रहा था कि कैसे बिज़नेस को बढ़ाएँ। लेकिन आपने उस समय अपना ड्रीम हाउस बनाया जो सपना होता है, और जो एक रियली बड़ा वंडरफुल घर है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। और थैंक यू। ऐसा ऐसा क्या रहा सर? वो कैसे, मतलब ऐसा कैसे हो पाया? फंडामेंटली अगर मैं देखूं, जो मैंने एक प्रोसेस भी शेयर किया अपनी किताब में, फंडामेंटल्स क्या है सक्सेस के, कि आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, एक बड़ा लक्ष्य आपके पास होना चाहिए। तो जब भी मुझे मैंने देखा कि मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी मैंने बड़ी सफलता ली, तो ये वो समय था जब मैंने बहुत सारी एक्टिविटी की। और मैंने बहुत सारी एक्टिविटी कब की? जब मेरे सामने एक मेरा अर्जेंट गोल था, जब मेरा एक अर्जेंट गोल था। तो जब जब मुझे याद है, जब मेरी 5-6% टीम मेरी रिस्पॉन्ड कर रही थी, 5-6% एक्टिव टीम की बात कर रहा हूँ मैं पूरी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी टीम में 1000 लोग थे एग्जाम्पल, और 100 लोग एक्टिव हैं, और उन 100 में से 5 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, उस समय मेरी वाइफ ने कहा कि मैं तैयार हूँ, कि हम अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि वो पहले हमने एक हाईवे पे घर बनाया था, और उस पे भी हमारे बहुत से पैसे खर्च हुए थे। तो मेरी जब वाइफ ने कहा कि नहीं, वहाँ नहीं जाना, तो मैं अपनी वाइफ को चाहता था कि हम यहीं पे रहें जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ। यस, क्योंकि मेरा जन्म इसी जगह पे हुआ है, तो जहाँ बचपन की यादें हैं, है ना, बचपन की यादें हैं, सब कुछ। मैं चाहता था यहीं पे घर बने। तो मेरी वाइफ ने कहा कि चलो घर बनाते हैं, यहीं पे घर बनाते हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी थी कि जिस घर में मैं रह रहा हूँ, वहीं पे मेरी वाइफ चाह रही है घर बनाना। तो हमने, तो ये करके मैंने कहा चलो घर बनाते हैं। लेकिन उस समय क्या था, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब 5% एक्टिव एक्टिव लोगों में से ही 5-6% लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यस। तो मुझे लगा कि, बट जब उसने कहा कि घर बनाते हैं, तो मैंने कहा एक अच्छा आर्किटेक्ट खोजते हैं, दिल्ली का खोजते हैं, देहरादून का खोजते हैं। फिर मेरे भैया ने बताया कि कोई दिल्ली का आर्किटेक्ट है, वो यहाँ यहीं पे है। तो मैंने कहा नक्शा बनाने में तो पैसे नहीं लग रहे हैं, है ना। तो नक्शा बनाने हम लोग गए। और जब उसने वो नक्शा बनाया, नक्शा बनाने के बाद जो उन्होंने पूरी ड्राइंग दी हमें, वीडियो दिया उस घर का, तो उससे देखने के बाद मैंने कहा नहीं, अब तो बस ये तो बनाना ही बनाना है। तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल, थोड़ा डर तो लगता ही है। यस। तो बट क्या होता है कि जब हम गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो मैंने अपने भैया से पूछा कि फाउंडेशन कितने में बन जाएगी। तो उन्होंने कहा फाउंडेशन के लिए 2-3-4-5 लाख रुपए लगेंगे। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें भी साथ में काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो हम दोनों साथ में काम करेंगे। तो जब वो घर बना और जब उसका नक्शा मेरे हाथ में था, एक्चुअली क्या होता है कि अगर जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपना बेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपके पास वो सपना नहीं है जो आपको झकझोर सके। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा सपना नहीं है जो आपको झकझोर सके, तो आप अपना सक्सेस कभी कर नहीं पाएंगे। मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ, और जब मैं सुबह उठता हूँ आज और मैं अपने घर को देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ये वो घर है जिसके बारे में हम अक्सर सोचते थे। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, एक बड़ा सपना जरूर देखिए, एक बड़ा सपना देखिए, और उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए। उसका नक्शा, उसका उसका वीडियो, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए, और फिर चीज़ें हो जाएंगी। और मुझे याद है मैंने अपने बिजनेस को ऐसे ही बिल्ड किया। 2017 में एक टाइम था जब जब इस बिजनेस में इतना लंबा समय देने के बाद भी मेरी 20,000 की मैचिंग हो रही थी। 20,000, 20,000, 20,000, 40,000। तो जो लोग हमारे बिजनेस में, वो समझ सकते हैं कि मैं कितनी इनकम कर रहा था। अगर मैं वैसे बात करूं, तो एक लंबे टाइम के बाद भी अगर आपकी बहुत अच्छी इनकम नहीं आ रही है, तो लेकिन उस समय भी मैंने 27 फरवरी, जिस दिन मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे एक नई कार खरीदने का गोल सेट किया था मैंने, विटारा ब्रेजा कार का। और एक नया घर, जो मेरा पुराना घर था, वो बनाने का गोल सेट किया। उसके लिए ज़मीन खरीदनी थी, वो 20-22 लाख की ज़मीन आनी थी, फिर घर बनना था 2017 में। तो जब मैंने वो गोल सेट किया, उसका नक्शा बना, और वो जो कार का जो वो था मेरे पास लीफलेट, तो उसके बाद 2017 में मैंने बहुत मेहनत की। यस। तो बड़े सपने जब होते हैं, जब बड़े सपने होते हैं, तो हम उसके लिए काम करते हैं। एंड डेफिनेटली आप 10 से बात करो, 10 में से 6 सुनेंगे, 4 को अच्छा लगेगा, कोई 2 ज्वाइन करेंगे, ये हमेशा होता है। लेकिन जब आपके पास एक बड़ा सपना होता है, तो आप 10 की जगह 100 कॉल कर रहे होते हैं, 120 कॉल कर रहे होते हैं, 150 कॉल कर रहे होते हैं। और अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं आज, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में, मुझे लगता है 1% से भी कम उन लीडर्स में से हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, जिनका चेक पिछले 2 सालों में बढ़ा है। यस। ज़्यादातर लोगों के चेक्स गिरे हैं, बट मेरा पे आउट लॉकडाउन में भी बढ़ा, और पिछले इस साल मेरा चेक और बढ़ा है। तो एक सपना बहुत ज़रूरी है, गोल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है, लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपके सपने होते हैं, जैसे मेरे सपने क्लियर थे, तो 5% लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे,
तो मैं उन 5% लोगों के बारे में सोच रहा था, और नए लोगों को लाने के बारे में सोच रहा था। आमतौर पे क्या होता है, व्यक्ति कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो एक तो गोल्स मेरा था। दूसरा, एक कभी ना हार मानने की जो जिद है, मतलब कभी ना हार मानने की जीत आप कह सकते हैं। तो डेफिनेटली इस दौरान बहुत बार बहुत सारे लोग छोड़ के भी गए, बहुत सारे मुश्किल समय भी आए। बट मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो मेरी पूरी टीम है, मेरी पूरी टीम है, जिसमें आप हो, गोपाल जी हैं, संगीता जी हैं, विकास श्रोणकार जी हैं, देवेंद्र जी हैं, कुलदीप बिवाल जी हैं, संगीता शर्मा जी इस दौरान हमारी टीम में आई, और उदिना जी, रमोला जी हैं हमारे साथ, संजय कुंडलिया जी हैं, पराग बाली जी तो हैं ही। तो इस तरीके से संदीप उपाध्याय जी हैं, उनकी टीम है। और अभी तो खैर और भी बहुत सारे लोग आ गए, शीला चक्रवर्ती जी आ गई हैं, गौरव जी का कंट्रीब्यूशन रहा है, सुशील ठाकुर जी रहे हैं हमारे साथ। तो ये बहुत सारे लीडर्स रहे हैं, संजीव जी, विद्यानंद जी तो रिसेंटली अभी हमारे साथ आए हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनती चलेगी और ऐसी बनती चलेगी, और हम बहुत अच्छा कर पाए। तो डेफिनेटली जो मैं कर पाया वो मेरे अकेले की जीत नहीं। अनिल कुमार जी हैं हमारे साथ पटना से, और उनकी पूरी टीम है। तो देखिए रुपेश जी, क्या है कि मतलब जो मैं कर पाया वो अकेले मेरा मेरा नहीं था। मैंने एक विजन दिखाई, और हमारी टीम के जो इतने सारे लीडर्स थे उन सब ने सहयोग किया, और इतने सारे लोग हैं मेरी सक्सेस के पीछे कि सबका तो हम नाम भी नहीं ले सकता। तो ये एक टीम की एक बड़ी टीम, एक टीम की जीत है, और जो मैं यहाँ तक कर पाया। एंड बहुत सारे लीडर्स हैं जो लगातार हमारे साथ अभी आ रहे हैं। यस सर। एंड डेफिनेटली सर, जो दो चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगा कि एक आपने कहा कि बड़ा सपना, और कभी ना हार मानने का जो नजरिया है, कभी ना हार मानने का जो एटीट्यूड है, ये हमें बहुत सारी बुलंदियों पे पहुंचा सकता है, बहुत सारी सफलताएं दे सकता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये लीड बाय एग्जाम्पल वाली जो बात है कि लोग वो करते हैं जो हम खुद करते हैं, जो हम कहते हैं लोग वो नहीं करते। और इसी समय सर, इसी समय आपने एक बहुत खूबसूरत बुक भी लिखी है, और जिसका इस्तेमाल करके लोग अपनी लाइफ में कई सारी नए गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, वैक्सीन फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसके बारे में ज़रूर चाहूँगा सर कि कुछ आप ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल सर, एक किताब लिखना मेरा सपना था, और 2014 में भी मैंने कोशिश की थी किताब लिखने की। जब मैं उस समय भी एक ऐसा टाइम मेरी लाइफ में आया था जब मैं बेड पे था, डॉक्टर ने मुझे बोलने से मना किया था, मैं आइसोलेट रह रहा था घर से, पूरी फैमिली से अलग रह रहा था एक कमरे में। उस दौरान भी मैंने किताब लिखने की शुरुआत की थी। तो एक ब्लूप्रिंट दिमाग में था कि किताब कैसे लिखनी है, और उस दौरान मैंने बहुत बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेनर और नेशनल ट्रेनर के साथ रहा, और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। तो जो ब्लूप्रिंट था एक किताब का, वो लगातार लगातार तैयार हो रहा था दिमाग में कि एग्जैक्टली एक किताब कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए। तो लॉकडाउन में दोबारा मुझे लगा कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोगों का जूम नहीं था। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे सर, रात को 9 बजे, 9 बजते बजते तो इंटरनेट खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास जूम नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं सर, हम मीटिंग में तो आते हैं, आपकी बातें अच्छी भी लगती है, लेकिन कनेक्शन कट जाता है। फिर छत पे आते हैं तो थोड़ा सुनते हैं, लेकिन इतनी ठंड होती है। तो मैंने कहा, तो फिर मुझे ध्यान आया कि किताब कि डेफिनेटली तुम देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि मेरा मेरा दिमाग क्या है, बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ लोगों को परेशान कर रही है। तो लोगों को परेशान कर रही थी कि वो जूम में भी वो नहीं, कंफर्टेबल नहीं थे, कहीं जगह नेट होता है, कहीं जगह नहीं होता। तो फिर मुझे लगा कि किताब, एक ऐसी किताब मैं लिख सकता हूँ जो लोगों के पास जाए, तो उन्हें मेरी ज़रूरत ही ना पड़े, है ना, मेरी ज़रूरत ना पड़े, एज अ मेंटोर, उन्हें किसी मेंटोर की ज़रूरत ना पड़े। और मैंने इस किताब में बहुत मेहनत की। मुझे याद है अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को मुझे लॉन्च करना था मेरे बर्थडे के दिन। लेकिन जब मेरे पास ये किताब आई तो मैंने कहा नहीं, और बढ़िया करते हैं इसको। और मैंने इतनी मेहनत की इस किताब के टाइम पे, 200-250 किताबें, मतलब मैंने 200-250 किताबों का कंटेंट देखा। एक तो मेरी सोच थी, मैंने वो किताब लिखी जो मेरी सोच थी। फिर मैंने देखा कि नहीं, इसके ऊपर और बढ़िया क्या हो सकता है। इतने सारे मैंने आर्टिकल पढ़े, और लॉकडाउन का टाइम था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जब मैं किताब लिख रहा था तो हफ्ते के हफ्ते मुझे पेमेंट भी करनी होती थी। घर घर बन रहा था उसमें मेरा। तो मुझे, मेरे दिमाग में चलता था कि ठेकेदार को इतने पैसे देने हैं, स्टील वाले को इतने पैसे देने हैं, सीमेंट वाले को इतने पैसे देने हैं। तो मतलब ऐसा था कि मतलब 10-12 घंटे जो वीएलसीसी में लगाने थे वो मैं नहीं हटा सकता था, क्योंकि वहां से हटाऊंगा तो किताब से मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कमाई करूंगा। तो मेरा मैक्सिमम टाइम मेरा वीएलसीसी में जा रहा था, और रात को 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक मैं सोचता था कि और क्या, और क्या, और क्या। तो बट ये किताब मैंने बहुत मेहनत से लिखी, एंड डेफिनेटली ऐसे समय में लिखी जब मुझे कोविड हुआ। और सेकंड टाइम जब मुझे कोविड हुआ, तो वो एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ का जब मुझे लगा कि शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। और एक टाइम तो मैं अपने आप से ये कह रहा था कि काश, मतलब था कि मैं ये कम से कम किताब तो लिख दूं, इस दुनिया से जाने से पहले किताब तो मेरी रहे, कि लोग मुझे डायरेक्ट सेलर के अलावा एक ऑथर के रूप में याद करें। तो ऐसा भी टाइम था जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी।
एक बार तो मेरा 83-84 ऑक्सीजन लेवल था, और उस दिन तो मुझे लगा कि बस कुछ होने वाला है। तो फिर मैं अपने आप से ये कह रहा था कि नहीं, मुझे ये किताब तो पूरी करनी है। और जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, कोविड था मुझे, तो उस समय भी मैं इंटरव्यू, मतलब बेसिकली इंटरव्यू दे रहा था बुक को लेके, और बुक को लेके इंटरव्यू दे रहा था, और बुक को लेके लिख रहा था। तो क्योंकि मैं चाहता था कि कोविड से पहले मतलब कोविड में, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी कि जब सेकंड वेव थी कोविड की, तो वो बहुत कठिन कठिन थी, और मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था। और मतलब लग रहा था कई बार कि विकेट विकेट गिर भी सकता है। तो उस दौरान भी किताब लिखी, और डेफिनेटली ये जो किताब है, बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला है। मेरी टीम को तो मिला ही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, कुछ अलग अलग जो टॉप लेवल पे हैं, किसी न किसी कंपनी में जो सीईओ हैं, उनको भी किताब बहुत पसंद आई और उनको बहुत अच्छा लगा। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया किताब मैं लिख पाया। और 5 in 1 बुक है, जैसे आप जानते ही हैं, 5 in 1 बुक है, बहुत ज़्यादा इजी। इसके डायग्राम पे मैंने बहुत काम किया है, और इसके डायग्राम्स पे मैंने बहुत काम किया है, एक एक चीज़ के ऊपर बहुत काम किया है, और मुझे लगता है कि यस, मैंने कुछ वर्थफुल किया। डेफिनेटली सर। और ये बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारे एसोसिएट हैं जिन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया है और उन्होंने अपना समय बचाया है गलतियां करने से। उन्हें एग्जैक्ट पता है कि उन्हें क्लोजिंग करनी है तो क्या क्या स्टेप, क्या टेक्निक अपनानी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो क्या टेक्निक अपनानी है। आ, जैसे कितना मुश्किल था सर, एक तरफ आप घर बना रहे थे, दूसरी तरफ आप बुक लिख रहे थे, तीसरी तरफ फैमिली को देखना था, टीम को देखना था। तो बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। और आप तो मल्टीटास्किंग में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और किस तरीके से, मतलब इतनी सारी मल्टीटास्किंग कैसे, मतलब कैसे मैनेज कर पाते हैं आप, चीजों को कैसे मैनेज किया आपने? मैं नहीं होता कि जैसे जैसे जब मेरा घर बन रहा था, तो मैं कोशिश करता था कि मॉर्निंग के 1 आवर में, मॉर्निंग का जो पहला घंटा है, मुझे घर को देना है। और आप ही देखेंगे आप ही देखेंगे रुपेश जी की, मेरे जो दोनों घर, पुराना घर और नया घर, बिल्कुल बिल्कुल मिले हुए हैं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि मैं पुराने घर से नए घर में नहीं आता था, मतलब जब मैं साइट पे नहीं जाता था, मॉर्निंग में 1 घंटा, बाकी वीगल सिविल साइंस, और फिर जब किताब लिखनी तो किताब। तो थोड़ा सा टाइम को डेलीगेट किया, डिसिप्लिन रखा अपने अंदर। और कई बार क्या होता है कि अर्जेंट गोल्स में बहुत ताकत होती है, मतलब जो पावर ऑफ अर्जेंट गोल्स है, एक तो होता है कि माई 1 मिलियन स्माइल्स क्रिएट करनी है एक लंबे समय में, तो वो एक विजन है, वो एक बहुत बड़ा विजन है जो आपको दिशा देता है। मैंने कभी भी, मेरी बहुत सारी डाउनलाइंस थी, उन्होंने कभी शॉर्ट टर्म प्लान किए, कभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किए इनिशियल लेवल पे, और तब किए जब मैं 20,000 रुपये कमा रहा था। और मेरा एक डाउनलाइन जिसे कुछ नहीं आता था, वो कहता था, महावीर जी कहाँ फंसे हुए हो, मेरा 6 लाख का चेक है ना, और मेरी इनकम थी 20,000 रुपये की। लेकिन मैंने कभी, मेरे मन में नहीं आया कि मैं कोई सर्वे करूँ, कोई कॉइन वाला काम करूँ, क्योंकि मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे 1 मिलियन स्माइल्स क्रिएट करनी है, और उसके लिए मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा होता है, एक तो हो गया लॉन्ग टर्म विजन, दूसरा होता है कि अर्जेंट गोल्स। अर्जेंट गोल में बहुत ताकत होती है। अभी जैसे मेरा गोल है कि 31 मार्च तक मुझे कोई भी, जितने भी पैसे, क्योंकि मेरा घर अभी बिल्कुल रिसेंटली बना है, जितने भी पैसे देने हैं किसी के भी, कोई पैसे मुझे मतलब सारे के सारे पैसे मुझे 31 मार्च 2022 तक निपटाने हैं। तो अभी भी मेरे दिमाग में चलता रहता है कि हाँ, 7 लाख रुपए इस महीने चाहिए, अगले महीने 9 लाख रुपए चाहिए। तो अर्जेंट गोल्स की बहुत ताकत होती है। जो अर्जेंट गोल्स होते हैं, जब आप ऐसे लक्ष्य लिखते हैं जो तत्काल के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि या तो आप इतने सेल्फ ड्रिवन हो, या फिर आपकी मजबूरी हो जाती है कि नहीं, आपको तो करना ही करना है, आपको तो रिजल्ट प्रोड्यूस करने ही करने हैं। यस, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सक्यूज दिखा रहे होते हैं, तो आप बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी और को, चलो ये रास्ता निकालते हैं, चलो ये नहीं हो रहा ये करते हैं, ये नहीं होता ये करते हैं, ये नहीं हो रहा ये करते हैं। तो और दूसरा ये है कि डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट। और मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग रहा इस समय, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, 12-12 घंटे काम कर रहे थे। अभी जैसे ऑलरेडी हमारे साथ 2 एम्प्लॉय और हैं, अभी इनफैक्ट 3 एम्प्लॉय और हैं जो हमारे साथ काम करते हैं अभी भी। तो ऑलरेडी एक टीम बनाई हुई है, मुझे मेरी टीम का बहुत सहयोग मिला, जो मेरी कोर टीम है उनका भी सहयोग मिला। तो यस, गोल्स, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। और गोल्स जब बड़े होते हैं, जब सामने चीज़ें दिख रही होती हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं। एंड थैंक यू सर। दोस्तों, जैसे महावीर जी ने हमें बताया अभी कि डिसिप्लिन, जी हाँ, कई बार हम सबकी लाइफ में ऐसा समय आता है, अगर घर में जो एक बाउंड्री भी देनी हो या नलका खराब हो जाए, तो हम अपने ड्रीम को छोड़ के नलके के अंदर घुस जाते हैं। या कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम अपने अपने गोल्स के बढ़ते एक अच्छी डिसिप्लिन के साथ नहीं बढ़ पाते। तो ये जरूर हम करें, क्योंकि हम सब ने अपना जीवन लगाया है डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत सारी कामयाबी हम सबको देनी है। और शॉर्ट टर्म कि आपने जैसे महावीर जी ने हमसे शेयर किया कि शॉर्ट टर्म में कई बार स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि
हमें लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन उस समय महावीर जी अक्सर ये लाइन कहते हैं कि जब घना अंधेरा हो, तो अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए। स्पीड के साथ चलिए, तो ये एक चीज़ आप ज़रूर करें। और अ, एक सवाल और मैं आपसे सर पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्या गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे डायरेक्ट सेलर को? क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ कि जॉब के बाद पार्ट टाइम वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसा क्या वो करें, ऐसी कौन-सी चीज़ उन्हें करनी चाहिए, जिससे वो अपनी गोल्स की तरफ बढ़ें एक सक्सेस लें और जिस चीज़ के लिए एक डायरेक्ट सेलर नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, वो अपने सपनों की तरफ पहुँचे? क्योंकि भटकाव बीच में बहुत होते हैं। ऐसा ऐसा क्या गुरु मंत्र आप देना चाहेंगे? ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें। जैसे देखिए मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जो सक्सेस का जो गुरु मंत्र है वो ये है कि एक तो विनिंग एटीट्यूड, एक तो विनिंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। जैसे विनिंग एटीट्यूड क्या होता है कि जैसे लॉकडाउन आया तो विनिंग एटीट्यूड मेरे अंदर था कि नहीं, मुझे तो करना ही है, मुझे तो करना ही है। एक विजेता का जो एटीट्यूड होता है, विजेता का जो नज़रिया होता है, एक तो वो हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कन्विक्शन। देखिए आपको अगर बड़ी सक्सेस लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने इतनी सारी ऑटोबायोग्राफी में मैं रोज कोशिश करता हूँ, हफ्ते में 3-4 नई ऑटोबायोग्राफी तो मैं पढ़ता ही पढ़ता हूँ, सुनता ही सुनता हूँ सबको। तो मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग बहुत कामयाब होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मैंने ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो बहुत बड़ी कामयाबी जिसने ली हो और जिसने मेहनत ना की हो। तो कई लोगों को लगता है कि वो बहुत कम मेहनत करके कंफर्ट जोन में रह के भी बड़ी सक्सेस ले लेंगे। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए ले लें, लेकिन फिर नीचे आ जाएंगे। तो आपको एक लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कन्विक्शन बहुत ज़रूरी है। कन्विक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विनिंग एटीट्यूड है, कन्विक्शन है, और उसके बाद है स्किल्स। स्किल्स बहुत ज़रूरी है। आपको नई नई स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है, तो आपको लोगों के साथ बहुत ईमानदार रहने की ज़रूरत है। देखिए लोगों का इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो सोचते हैं मैं यहाँ से बचा लूँ, यहाँ से बचा लूँ, इसको इसको मतलब डाउनलाइन का मिसयूज कर लूँ, अपलाइन का मिसयूज कर लूँ, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। यस। देखिए शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है टीम के साथ। लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और डायरेक्ट सेलिंग का जो बिज़नेस है रुपेश जी, अगर मैं कहूँ तो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, अगर आप लोगों के साथ मुश्किल टाइम पे खड़े नहीं हैं, तो ये बिज़नेस में आप कामयाबी नहीं ले सकते। तो लोगों को लोग लोग एसेट्स हैं, और ऐसे लोग बिल्कुल एसेट्स हैं जिनके सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल बैड लोग तो बिल्कुल भी एसेट नहीं है। और डेफिनेटली आपको सही लोगों के साथ, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे हमारा जो ईगल का कंसेप्ट है, सही लोग आइडेंटिफाई कीजिए। पहली बात तो अपने गोल्स क्लियर कीजिए। दूसरा एक विनिंग एटीट्यूड बनाए रखिए, कन्विक्शन के साथ काम कीजिए, स्किल्स ऐड करते रहिए, और सही लोगों के साथ काम करना भी बहुत ज़रूरी है। यस। अगर आप कुछ ऐसे लोगों पर डिपेंडेंट है जो लोग बदल नहीं पा रहे, कंफर्ट जोन में है, उनको आप बोलना पड़ रहा है आपको कि यहाँ जाके मीटिंग करो, यहाँ जाके मीटिंग करो, ऐसे करो, तो नहीं होगा। आपको और बेहतर लोग चाहिए। उन लोगों के साथ आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं होने वाला। तो आपको सही लोग चाहिए होंगे, आपको मजबूत लोग चाहिए होंगे। और जब भी मैं एनालाइज करता हूँ खुद को, तो मुझे यही लगता है कि यस, समय बहुत ज़रूरी है। आप हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में वो 8 घंटे आप किन लोगों के साथ काम करने वाले हैं। यस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फोकस लोगों के साथ काम नहीं कर रहे, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो आपके खुद के सपने हैं, उनके लिए क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो सही लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और मैं सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे चाहूँगा कि ये इस गुरु मंत्र को ज़रूर अपनाएँ और डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में भी जो सोच के, जो समझ के आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, उन सपनों तक आप पहुँचेंगे और जमे रहिए, बने रहिए। क्योंकि छोड़ने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी नहीं छोड़ते हैं। महावीर जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा। और ये अगले जो 5 साल हैं, अगले जो 5 साल बहुत स्वर्णिम समय है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? और इवन 1 नहीं बल्कि 3 सवाल मैं लेना चाहूँगा इसी में आपसे। एक तो अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं? दूसरा, आपकी ऐसी क्या तैयारी है? आपका ऐसा क्या मानना है कि जो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है वहाँ पे बहुत सारी सक्सेस निकले? और आज ऑप्शन बहुत सारे हैं मार्केट में, तो वीएलसीसी वेल साइंस ही क्यों? सर। तो ये तीनों बिल्कुल अलग सवाल है। तो पहला सवाल तो ये है कि मैं अगले 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ अपने आप को। रुपेश जी, मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली रहा हूँ, मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे
मेरी अपलाइन छोड़ के चली गई, 18 साल पहले मेरी अपलाइन छोड़ के चली गई। उसके बाद उनके बाद की अपलाइन छोड़ के चली गई। उसके बाद मेरे मेंटोर भी छोड़ के चले गए। फिर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ और मैं डायरेक्ट सेलिंग से क्विट करके भी मैंने देख लिया। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े सेटबैक आए, इतने बड़े बड़े सेटबैक आए, आप मेरे साथ रहे हो। और ऐसी स्थितियाँ भी थी जब एक टाइम तो मतलब मैं बहुत नज़दीक से मैंने देखा है मौत को। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा था मौत को। एक टाइम ऐसा आया जब मैं ऑलमोस्ट 24 पिल्स ले रहा था और मैं घर से बिल्कुल अलग था। और मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा खांस भी रहा था तो ब्लड आ रहा था। तो उस समय मुझे लगा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और फिर देन ये भी मोमेंट था। और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे बहुत समय आए हैं जब मुझे लगा कि सब कुछ बिखर गया है। यस, एक टाइम ऐसा था, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। एक टाइम ऐसा था जब मैंने मैं हर बार, क्योंकि मेरे गोल्स हमेशा क्लियर रहते थे, तो मैं कंपनी से फाइट करता था कि नहीं आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसे करो। तो कंपनी बोलती चलो बताओ क्या करना है। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप वंदना मैम के साथ एक इवेंट करते हैं, है ना, जो हमारी फाउंडर है, उनके साथ एक इवेंट करते हैं, उनके साथ लीडरशिप की मीटिंग बुलाओ। तो कंपनी ने कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे लोगों को विजन मिलेगी। तो मुझे याद है मैं वंदना मैम की मीटिंग में मैंने पूरी कोर टीम को इकट्ठा किया। और उस मीटिंग का मतलब ऐसा माहौल था कि जो कोर टीम थी, बस समझ नहीं आ रही थी कि वो कोर टीम है या वो विपक्षी पार्टी है। उस मीटिंग में आप भी थे उस मीटिंग में। तो उस मीटिंग में कुछ लोग तो ऐसे थे, उन्होंने मतलब उन्हें समझ नहीं, मतलब हमने मीटिंग इसलिए की थी कि हम एक वैल्यू क्रिएट कर पाए, लेकिन वो वहाँ पे क्या था कि वो जैसे विपक्षी पार्टी होती, संसद जैसा माहौल बन गया था। फिर मुझे बाबा सर ने कहा भाई देखो ये है तो मतलब ऐसे कैसे होगा महावीर, तुमने कहा हमने किया बट। तो फिर मैंने कहा नहीं सर एक काम और करते हैं। मैंने कहा एक 600 लोगों का एक इवेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा 600 लोग, ये लोग लेके आएंगे 600 लोग, तुमने देखे इन लोगों के चेहरे। तो उस समय वालिया जी भी जनरल मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतने इतने लोग नहीं हो पाएंगे, ये है वो है। तो मैंने कहा नहीं सर मुझे करना है। तो उन्हें मालूम था ये बहुत जिद्दी है और ये अपनी बात मनवा लेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मीटिंग सेट करते हैं। तो मुझे याद है कि जब वो मीटिंग मैंने रखी थी, तो उस समय मैं जो हमारे रीजनल मैनेजर थे, जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मतलब जैसे मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस पे विश्वास करूं। ऐसा बहुत कम होता है लाइफ में, बट ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब हर एक आदमी, मुझे लग रहा था मैं किस पे बिलीव करूं। जो मेरी कुछ लीडर्स थे तो वो मेरी लाइफ का एक बहुत टफ टाइम था। और मुझे याद है कि फाइनली मैंने कहा हम दिल्ली चलते हैं। और अब मुझे लगता है 27 तारीख के आसपास हमारी मीटिंग थी और 3-4 तारीख को हम दिल्ली गए। गौरव जी मेरे साथ थे और भी लीडर्स थे हमारे साथ। तो हम मीटिंग को लेके दिल्ली गए थे। और जैसे ही हम सुबह होटल में, उस पर बुफे लगता है, तो जैसे हम बुफे में बैठे हुए थे तो एकदम से एक रिजाइन आया, एक रीजनल मैनेजर का। फिर उसके 5 मिनट दूसरे रीजनल मैनेजर का रिजाइन, फिर तीसरे का रिजाइन, फिर चौथे का रिजाइन। उससे पहले हमारी एक कंपनी की कंट्री हेड थी, वो छोड़ के जा चुकी थी। तो चारों ने रिजाइन कर दिया और चारों की कांटेक्ट में मेरी टीम थी, है ना। तो ये वो टाइम था। देन मुझे फिर उन्होंने कहा, जो कंपनी के सीईओ थे, कि महावीर आर यू श्योर कि मीटिंग करनी है 600 लोगों की, है ना। तो फिर मुझे वालिया जी का भी फोन आया, कह रहे यार अभी रहने दे। मैंने कहा नहीं, करना तो है, बट समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। तो कई बार होता है और ये मेरी लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है। तो ये था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। जिससे ही बात करो वो कहता था सर अब तो कुछ कंपनी में कुछ नहीं हो रहा है, तो कंपनी तो बंद होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो फिर मुझे याद है कि मैं बहुत मेहनत की उस समय, बहुत ज़्यादा कॉलिंग की। और फिर क्या कैसे कैसे रिटेन किया। इवेंट से 5-6 दिन पहले हम लोग दिल्ली में आ गए थे, आप भी मेरे साथ थे। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की, वन ऑन वन एक्टिविटी की, इससे बात की उससे बात की, और फाइनली वो इवेंट हुआ। तो ऐसा मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ है जब बहुत ज़्यादा सेटबैक आए। तो आज मुझे लगता है कि इतना मुश्किल समय देख लिया है कि मुझे लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं है। मतलब आज की जो समय है, आज तो अगर आप देखें, आज अगर हम देखें इतने सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं, इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है, इतना बढ़िया। और मैं थैंकफुल हूँ मेरे जो मेंटोर हैं, अमिताभ वालिया जी का और लता जुगरान जी का, राजेंद्र बाबा जी का। और बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स हैं जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ रोज। मैं आज भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो मैं उन सबका बहुत थैंकफुल हूँ और मुझे लगता है यहाँ से तो ज़िंदगी बहुत बढ़िया होने वाली है। मैं देख पा रहा हूँ कि लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन था, बहुत मुश्किल समय था, जब सब कुछ बंद था, तब भी हफ्ते में 6 फिगर में इनकम मुझे आई है। तो मैं तो इतना थैंकफुल हूँ, मैं तो इतना थैंकफुल हूँ कि मतलब यहाँ से तो चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं कि जब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चलेंगे, है ना, तो बहुत कुछ मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इतनी सारी वेल्थ मैं देख पा रहा हूँ। और मुझे याद है जब हमारा घर बन रहा था, तो मेरा जो हाईवे वाला घर था, मैं उसको बेचना चाह रहा था उस समय, बट अभी तो खैर वो अपने आप ही बिक रहा है, बट मैं फिर भी उसको नहीं बेच रहा हूँ। तो वेल्थ क्रिएशन रहेगी, पर पर्सनल अगर मैं देखूँ तो वेल्थ क्रिएशन रहेगी। टीम में मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को मैं देख, जो लोग इस समय, अब क्योंकि अभी जो लोग इस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे, जो लोग फोकस करेंगे, जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, उनके साथ काम करके एक बहुत बड़ी सक्सेस हम लोग क्रिएट करेंगे। और मुझे लगता है रुपेश जी की 5 साल बाद
जितनी इनकम मैं आज कर रहा हूँ, ऐसे तो मेरी टीम में मुझे लगता है 100 से ज़्यादा लोग होंगे, मतलब मोर देन 100 लोग होंगे जो जो 7 फिगर में अर्न कर रहे होंगे। और एक बहुत ज़बरदस्त, मतलब हमारी जो कंपनी वो भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि अभी जो मैं सोच मेरी जो सोच है वो यही है कि अ, इस कंपनी को जो कंपनी है हमारी, इसको कितना इतना बड़ा कैसे करें। और स्पेशली वो सारे एक्शन होंगे, वो सारे इनपुट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, और उन लोगों को मैं अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए तैयार हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। और ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, फरवरी का महीना है। तो अभी दोबारा से ऑनलाइन ऑफलाइन सारे की सारी चीज़ें निकलने वाली हैं। तो 5 साल के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की टॉप 5 कंपनी में है। और हमारे जो बहुत सारे लीडर्स हैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 5 साल नहीं, अगले एक साल में ही रुपेश जी, मैंने ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर ली है कि हमारे बहुत सारे लीडर्स ब्रांड बनने वाले हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ब्रांड बनने वाले हैं, और 5 साल बाद तो बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट होने वाला है। और लोगों को यही कंपनी को ज्वाइन करनी चाहिए। इतना बड़ा ब्रांड, इतने ईमानदार लोग, इतनी ट्रांसपेरेंसी, ऐसे प्रोडक्ट्स, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि हमारे प्रोडक्ट्स खराब है। मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के लीडर से मैं बात करता हूँ, तो वो यही कहते हैं, यार नहीं, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब और पे हम बात करें ना करें, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। तो इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है कि बढ़िया कंपनी, बढ़िया प्रोडक्ट, बढ़िया प्लान। और एक चीज़ मिसिंग थी कि बड़ी अचीवमेंट्स, क्योंकि पिछले 4 साल में से 2 साल तो लॉकडाउन के रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है अब, जो फोकस्ड हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ लोगों पे रुक जाते हैं। तो वीएलसी वेल साइंस में जो हमारी जो पेनिट्रेशन है बहुत कम रही है अभी तक, और बहुत कम लोगों के साथ हमने काम किया है। हालांकि जिस टर्नओवर पे लोगों ने 6 फिगर और 7 फिगर के पे आउट लिए हैं, है ना, वो क्योंकि हमारा प्लान बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है रुपेश जी की अ, अब 2022 में ही, 2022 जब ये खत्म होगा, अगले फरवरी तक, आप साल भर में ही आप देखिए, मतलब इतनी बड़ी चीजें हो रही है, मुझे साफ दिखाई दे रही है। मतलब ये लगा लीजिए कि मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, तो जितने जितने नजदीक, जितने क्लियर आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, उतनी क्लियर मुझे बहुत बड़ी सक्सेस दिखाई दे रही है। और बिल्कुल विजुलाइज मैंने कर लिया है इसको। और बहुत सारे लोगों से भी बात भी चल रही है, बहुत सारे लोग हैं जो वापस आ रहे हैं, मतलब नए नए लोग वापस आ रहे हैं, नए नए लेवल्स निकलने के लिए तैयार है। तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। डेफिनेटली सर, और डेफिनेटली 2022 तो ऐतिहासिक साल होगा वीएलसीसी वेल साइंस के लिए। और जो आपने एक चैलेंज की बात की थी कि जो उस समय का इवेंट था, मुझे भी अच्छे से याद है कि देखिए, एक चीज़ में मेरा मानना ये है कि जब बड़ी सफलता मिलती है तो ऊपर वाला टेस्ट ज़रूर लेता है। वंदना मैम का इवेंट मुझे भी ध्यान आ रहा है कि हम अपनी टीम को कॉल कर रहे थे कि आपकी टीम से कितने लोग आएँगे? हमारी टीम हमें कॉल कर रही थी कि मुझे अभी मैसेज आया है कि ये मीडियम छोड़ के चले गए। मुझे भी मैसेज आया, ये कैसे हुआ है? तो बड़ा सिचुएशन बड़ी टिपिकल थी। और मैं सभी को बधाई भी देना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा पूरी टीम की कि सबने मिलकर देखिए अगर एक वो इरादे एक जी, संगनाद याद होगा रुपेश जी आपको। एक संगनाद आपको याद होगा, जो हमारा एक आरटीपी थी, और उस आरटीपी में हम मीटिंग में बैठे थे, और हमारे कुछ लोग थे जो अप्लायंस के, जो हमारी टीम की स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि इसका ये मैच हो रहा है, इसका ये मैच हो रहा है, वो सारे तो मतलब बहुत सारी चीजें रही, वो बहुत सारी चीजें हमारी टीम को भेज रही थी कि तुम हमारी आपकी अप्लायन की ये मैचिंग हो रही है, ये मैचिंग हो रही है, ये कुछ नहीं हो रहा। वो पुराने पुराने पता नहीं कब के वो भेज रहे थे। तो बहुत सारे टफ टाइम रहे हैं, बट फाइनली मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब एक बहुत बड़ा टेक ऑफ हम लेने वाले हैं। यस रुपेश जी। बिल्कुल डेफ़िनेटली सर। और वो कहते हैं कि दुनिया बदल नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। और ये हम सब जानते हैं कि जब बड़ी सफलता लेनी होती है, इरादे मजबूत होते हैं और विपक्ष का भी मजबूत होना ज़रूरी है, कि तभी हमें अंदर से इतनी स्ट्रेंथ आती है, इतनी मजबूती आती है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आज चारों तरफ हम देखें तो बहुत सक्सेसफुली लोग आगे बढ़ रहे हैं और तेज़ी के साथ ये सारी चीज़ें रहेंगी। एक सर आपकी लाइफ़ में सबसे हमने कई सारी सेटबैक की बात की, कई सारी चीज़ों की बात की। एक सबसे खूबसूरत मोमेंट क्या रहा आपकी लाइफ़ का? जिसे देख के आपको कहता है कि अरे वाह! मज़ा आ गया, रोंगटे खड़े हो गए, मतलब वो यादें, ऐसा कौन-सा मोमेंट रहा? बहुत खूबसूरत मोमेंट? कॉम्पिटेंट पैलेस का जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम थी, आपको याद होगा, कॉम्पिटेंट पैलेस 2010 में जब हम काम कर रहे थे, तो डेफिनेटली उस समय मैं इस बिजनेस में सिक्योरिटी के लिए आया था, स्टेबिलिटी के लिए आया था। और
फिर क्या हुआ कि कंपनी ने हमें कहा कि आप ये कर लो तो एक 1 नाइट 2 डेज़ की आपको एक आरटीपी मिलेगी। यस। तो जब हम उस आरटीपी में गए तो वो एक ऐसी आरटीपी थी हमारी, और उस आरटीपी में जब हम लोग दिन भर ट्रेनिंग करके जब हम रात को जब शाम हुई तो मैं देख रहा था कि हमारे बहुत सारे जो डाउनलाइंस हैं वो सब इकट्ठे हो रखी थी। बहुत सारे लोग थे, फीमेल थे, मेल थे, सब इकट्ठे थे। कोई रूम में बैठ के अंताक्षरी खेल रहा था, कोई कुछ खेल रहा था। तो लोग बहुत खुश थे। और वो जो एक्सपीरियंस था मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही बेस्ट मोमेंट में से एक था, क्योंकि पहली बार मुझे ये एहसास हो रहा था कि जब लोग, क्योंकि वो उस समय वो हमारी बिगनिंग थी, और वो जो क्राइटेरिया था मेरे ख्याल से 10,000 वॉल्यूम मैच करना था, और 2 हफ्ते। तो वो मेरा पहला पहला एक एक्सपीरियंस था जब मैं देख पा रहा था कि लोग कितने खुश हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो लोग थे बिल्कुल नए नए लोग थे, और वो बहुत खुश थे, उनके चेहरे पे एक चमक थी। और कहीं ना कहीं क्योंकि वो बिगनिंग थी, तो और मैं महसूस कर पा रहा था कि मेरी वजह से इतने लोग आज एक आरटीपी में आए और इतने खुश हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था, और मुझे लगता है कि वो वहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मोमेंट बहुत बड़े बड़े रहे हैं। जो मैजिक हैंड था, मैजिक हैंड्स की जो शाम थी वो भी बहुत बड़ा मोमेंट था। मतलब इससे बड़ी लग्जरी मुझे लगता है कि नहीं हो सकती थी। और फिर जब हम लोग थाईलैंड का ट्रिप था हमारा, जब हम समुद्र में थे, और जब मैंने समुद्र समुद्र में हम लोग नहा रहे थे, तो वो भी एक मोमेंट था। ऐसे ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, और रिकग्निशन के मोमेंट बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे लोगों को, जब इनफैक्ट मैं और मेरे साथ मेरी मदर, हमें वंदना लुथरा जी के हाथों से वो 8 लाख का चेक का कैश रिवॉर्ड मिला था, वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था। बट मुझे लगता है कॉम्पिटेंट पैलेस, क्योंकि वो बिल्कुल बिगनिंग थी, उस वो जो एक बिल्कुल बिगनिंग थी, और उस बिगनिंग में जब वो देखा मैंने, तो वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट था। और डेफ़िनेटली सर बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये सेशन हमारा, और थोड़ा समय की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि अभी तो माहौल ये है कि आपसे बात करते रहना, चीज़ों को सुनते रहना, समझते रहना का क्योंकि इतनी छोटी-सी चर्चा में इतनी बड़ी लंबी यात्रा को पूरा करवाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। एक आखिरी मैसेज आपसे हम ज़रूर लेना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे एसोसिएट हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं हम आपको। एक एक मैसेज आपकी तरफ से, एक लास्ट मैसेज सर। लास्ट मैसेज यही है कि बड़े सपने देखिए, उनको विजुलाइज कीजिए। बड़े सपनों देखिए, उनको विजुलाइज कीजिए। और अ, एक तो होता है ड्रीम, दूसरा होता है टीम, और ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो आपकी जिनके अंदर भी उनके सपनों को पाने का हंगर हो। और उनके उनके साथ उनके सपनों के लिए काम कीजिए। एक तो हो गया आपका लक्ष्य, एक हो गया ऐसे लोग आइडेंटिफाई कीजिए जिनके सपने बहुत बड़े हैं, उनके साथ मेहनत कीजिए, और डेफिनेटली आप अपने सपनों को जरूर पाएंगे। मैं यही कहूँगा कि देखिए, मेरा जो मैसेज है वो यही है कि देखिए, समय बहुत इम्पोर्टेंट है, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़िंदगी में जम के मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ज़िंदगी में जम के मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, जब आप खुद से कह सकें कि इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता था। तो एक एक टेन्योर ज़रूर सेट कीजिए, भले वो 2022 का क्यों ना हो। आप अगले 12 महीने का एक टेन्योर सेट कीजिए कि अगले 12 महीने जम के अपने सपनों के लिए आप मेहनत करने वाले हैं। ऐसी मेहनत कि ज़िंदगी में कभी आपको शिकायत ना रहे कि इससे मतलब मैंने मेहनत नहीं की। यस। और मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि 12 महीने के बाद आपके जो कंधे होंगे वो झुके हुए बिल्कुल नहीं होंगे, और आप वो पा रहे होंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा, रुपेश जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपका वैल्यूएबल समय हमें आज मिला। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये खूबसूरत सेशन जो महावीर जी ने हमारे साथ शेयर किया, अपनी जर्नी शेयर की, अप एंड डाउन्स हम सबकी लाइफ में आते हैं, बशर्ते अगर हम अपने रास्ते पर अपनी मंजिल की तरफ लगातार चलते रहें, तो मंजिल ज़रूर मिलती है एक ना एक दिन। और जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, आपके जीवन में भी ऐसा समय आएगा। यही हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं, और सक्सेस टू एयर कि अगले एपिसोड में एक और खास सक्सेस से आपको हम ज़रूर मिलवाएँगे। बने रहिए। और 2022, जी हाँ, 2022 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, और वीएलसीसी वेल्थ साइंस में एज़ अ टीम लेड सक्सीड हम आपका स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू महावीर जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं इतनी रात तक, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सपने देखते रहिए, सपने पर विश्वास जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।